नवेश को यही सवाल आपसे भी लूंगा, राजनीतिक लोगों की तो अपनी सीमा होती है, स्वाभाविक भी, कि मैं कह रहा हूं सबको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 3 दिन पहले हमको टिकट की प्रक्रिया पता है सारी पार्टियों की, सभी में मित्र लोग हैं, प्रोसेस हम लोगों को पता ही होता है, 5 मिनट पहले तो फैसला होता नहीं है। भाई नवीन जिंदल 7:45 भाजपा में आए, 8 बजे उनका टिकट कुरुक्षेत्र से टाइप होकर लिस्ट में आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि 15 मिनट में बैठक चर्चा हो गई। उनका आना भी पहले से तय था और टिकट लड़ेंगे ये भी तय था। मैं कह रहा हूं कि चिट्ठी जो होती है वैराग्य वाली, इसको टाइमली जारी करें तो ज्यादा और अच्छा रहे। नहीं जी, ये बड़ी वैराग्य की चिट्ठी, इसका टाइम इतना आसपास होता है कि वो फिर मजाक नहीं आता। नहीं ये जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं, उसका ये एक बड़ा हमें तो एरर नजर आता है। ये आखिर क्या है? देखिए, ये तो होता है कि बगावत नजर आती है बड़े बड़े दलों में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत संभाले हुए, एक एक सीट के लिए 50-50 लोग वहां पर लाइन लगाए हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं उनके पास। लेकिन ये चिट्ठी बम जो चल रहा है ना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और रणनीति के विपरीत है। कि जितनी खूबियों को हम लोग बयान करते हैं, वो इसलिए बयान करते हैं कि वो खूबियां हैं, लेकिन ये भी एक कमी है इसको बयान करना, और इसकी चर्चा आप कर ही रहे हो। आपको लग रहा है कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये चिट्ठी वाला ड्रामा क्या हो रहा है? सारी चीजें तय होती हैं, उसके बाद आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो कि उससे दे के उसके दूसरे अलग मायने निकल रहे हैं। एक चीज मैं फराज भाई की बात को दोहराना चाहूंगा, और फराज भाई की बात से मैं थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाता हूं। फराज भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि रामपुर में भाजपा नहीं जीती थी, प्रशासन जीता था। मैं थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मान लेता हूं, ये समाजवादी पार्टी का पुराना दर्द है और फराज भाई ने उसको दोहराया है। चलिए ठीक है, वहां पर वोट जो है प्रशासन ने मुसलमानों को नहीं डालने दिए, समाजवादी जो वोटर है उनको नहीं डालने दिए, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 चुनाव थे बड़े महत्वपूर्ण, एक मैनपुरी और एक आजमगढ़, आजम खान साहब का जो गढ़ है रामपुर। अब ये बताइए कि एक जगह नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत का सवाल था, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, और एक तरफ था आजम खान साहब की प्रतिष्ठा का सवाल। और समाजवादी पार्टी को यह डर था, शुरू से वो ये कह रहे थे कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करेगी, प्रशासन हमें हरा देगा और हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। जो उन्होंने पहले कह दिया था, समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता ने कह दिया था। जब चुनाव हुए तो मैनपुरी में समाजवादी कुनबा ही नहीं, यादव कुनबा, यादव परिवार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने जनाधार वाले डंडा लेके खड़े हो गए थे। और उन्होंने कहा भी, शिवपाल जी का तो ये बयान था कि मैंने पुलिस की चलने नहीं दी, हमारे कार्यकर्ता और हमारा यादव परिवार, हमारे सारे बड़े नेता ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो गए कि बेईमानी होने ही नहीं दी, सारा वोट पड़वाया। मैनपुरी में नेताजी की विरासत पूरी तरीके से चमक गई, ऐतिहासिक जीत हुई और डिंपल जी जीती। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं जीत पाया, लेकिन रामपुर लावारिस था। यही तंज है, यही दर्द है आजम खान का कि वहां लावारिस था, वहां पर यादव परिवार। ठीक है नावेद, आपने अपनी बात बहुत खूबी से रख दी। मैं इसमें एक बात और जोड़ के सुधा जी के पास जाऊंगा, फिर फराज जी को तब थोड़ा टाइम दूंगा, वो उसका उत्तर फ्रेम कर ले। मसला केवल मैनपुरी का नहीं, मैं मैनपुरी को एक्सेप्शनल भी रखता हूं, एक्सेप्शन केस मानता हूं। मुलायम सिंह जी का निधन हुआ था, आजमगढ़ में क्या वहां का सपा की सरकार थी? नहीं ना। वहां कैसे वोट पड़ गया आपका? हार गए आप, लेकिन वोट परसेंटेज तो खूब गया आजमगढ़ में, कोई समस्या नहीं रही। तब वहां वोट पड़ गया, रामपुर में नहीं पड़ पाया। एक नपना रखो मित्र। खैर सुधा जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी। जी अमिताभ जी, आपने कोट किया था मनमोहन सिंह का, और जब भी इस तरह की कोई कोडिंग हो ना, तो पूरी बात आनी चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे भाषणों की बात होती है, उसमें आधी अधूरी बात को लाके किसी को कोट करने की जरूरत नहीं होती। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, कई बार कई जगहों पे इस बारे में बातें हो चुकी है कि उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात की, राजीव गांधी ने या मनमोहन जी ने, तो आप लोगों को ये आधा कोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कौन सा ऐसा नेता है अमिताभ जी, आप मुझे बता दीजिए, जो अगर किसी पार्टी से किसी और पार्टी में आता है तो उसने उस पार्टी के बारे में बात नहीं की। आप अभी छोड़ दीजिए ना, राजभर जी की बात कर लीजिए, वो क्या क्या बात कर रहे थे, तो क्या योगी जी के गले का फांस बना? क्या नहीं बना ना। तो अगर कांग्रेस के लिए प्रश्न करना है तो ये प्रश्न स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपके देश में संविधान में इस पार्टी से उस पार्टी में लोग जाते हैं। अगर बारूद गांधी जी आते हैं तो वो देश के भले की बात है, और ऐसे नेताओं का स्वागत करने में कांग्रेस को खुशी होगी, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। और भाजपा इन सारे न्यायों से परे है, उसको मात्र जीतना है 24/7, उसको मात्र अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़े जी। और यहाँ तक कि जो जनरल हमारे देश के थे, जो सैनिक थे, उनको कहना पड़ रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में हमारे हर्षवर्धन जी को करना पड़ता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि टिकट काट देते हैं लोग। तो जिस तरह से ये लोग सम्मान असम्मान के बीच में लोगों को तौलते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। ठीक है सुधा जी, इनने तो टिकट काट दिए, एक स्थिति ये, तब उनने चिट्ठी लिख के चलो अपनी मामला से। कांग्रेस में खड़गे जी बुला बुला बोले भैया लड़ो, बड़े बूढ़ो, तुम लोगों ने इतने साल सत्ता भोगी, चुनाव तो लड़ो। कमलनाथ हाथ उठा दिए, अशोक गहलोत हाथ उठा दिए, सब हाथ उठा दिए, बोले ना हम नहीं लड़ेंगे, नई पीढ़ी को लड़ाओ। वहां लड़ने को तैयार नहीं, अब खड़गे जी खुद लड़ने को तैयार नहीं। दोनों तरफ स्थितियां हैं। अब एक बात कही थी सुधा जी ने कि राजभर, अगर वरुण गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र का पुत्र ओम प्रकाश राजभर के बराबर है तो फिर मैं प्रणाम करूंगा, बहस ही खत्म हुई। क्या ये गांधी परिवार अगर ओम प्रकाश और अरुण के बराबर है तो मेरा प्रणाम गांधी परिवार को, वरुण सुधा जी बस साथ नहीं, ठीक, मेरा प्रणाम अगर वरुण गांधी। लेकिन मुझे पता नहीं सुधा जी ने देखा कि नहीं देखा, जिन लोगों को वरुण से आमने सामने बात करने का अवसर मिला होगा वो जानते हैं कि वरुण का मिजाज क्या है और तेवर क्या है। मुझे पता नहीं सुधा जी को मिला कि नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला है वो, मैं एक उदाहरण दे दूं, अरुण नेहरू, नावेद शिको, अरुण नेहरू गांधी परिवार के ही हिस्से थे। अरुण नेहरू की एक स्टाइल थी, मैंने सुबह भी कहा था, फराज भाई आप भी सुनिए, आगे आगे कभी हो सकता कभी गठबंधन ना रहे तो काम आ जाएगी ये बात। अभी तो गठबंधन है तो कोई दिक्कत नहीं, बंधन कब खुल जाए क्या पता। अरुण नेहरू कहते थे नारायण दत्त तिवारी के लिए, बताइए जवाहरलाल जी के समय के तिवारी जी कहते थे एनडी को बुलाओ, विश्वनाथ किधर है, विश्वनाथ को बुलाओ। क्या ये अरुण नेहरू की शैली थी बात करने की। ऐसी ही शैली के धनी हैं छोटे भैया, मसला ये भी है, इसलिए उनको राजभर जी से तुलना करके आप राजभर जी को बड़ा किए दे रहे हैं। राजभर जी प्रसन्न होंगे ये सुन के कि उनको आज वरुण गांधी के एट पार रख दिया गया। खैर फराज किदवई साहब, हम लोग फिर वहीं लौटते हैं कि रामपुर में पुलिस ने वोट नहीं पड़ने दिया, लेकिन आजमगढ़ में पड़ने दिया और मैनपुरी में वोट खूब पड़े, इसकी लिए पुलिस ने कोशिश की क्या? जी खूब वोट पड़े, कौन सा डेटा है बताइए, कितना परसेंट वोट पड़ा था आजमगढ़ में और कितना परसेंट वोट पड़ा था? आपने बताया क्या 31% वोट पड़ा था आजमगढ़ में? मैनपुरी पड़ा था, नहीं 31% वोट पड़ा था रामपुर में और 50% से कम पड़ा था आजमगढ़ में और मैनपुरी दोनों का। ये वोट पड़ना चाहिए था कम से कम 65 से 70% के बीच में, लेकिन प्रशासन ने चुन चुन करके हमारे उन इलाकों में सख्ती की और वोट नहीं पड़ने दिया। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो इनकी शैली है, अमिताभ जी अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि इनका टिकट काटा उनका टिकट काटा, दो बातें हैं। देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो ये कि बिहार की अगर आप लिस्ट देखिएगा भारतीय जनता पार्टी तो वहां मुझे लगता है शायद एक भी टिकट नहीं कटा और उत्तर प्रदेश में तमाम टिकट काट दिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी और उनको लग रहा था कि वो चुनाव हार जाए। दूसरी बात, उनको भारतीय जनता पार्टी को टिकट काटने, इतने ज्यादा टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? भाई ये लोग बोलते हैं ना कि मोदी साहब का चेहरा ही काफी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से एहसास है कि अब मोदी जी का चेहरा इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक लेख में लिखा अमिताभ जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है कि वो मार्गदर्शक मंडल बनाती है और उसी मार्गदर्शक मंडल में इस बार मीनाक्षी लेखी, वरुण गांधी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बुद्धगुड़ी, जयंत सिन्हा, नितिन पटेल, गौतम गंभीर, हमारी डिबेट खत्म हो जाएगी मगर ये नाम नहीं। 102 टिकट काटे हैं अभी तक। हाँ।
मैंने आपको बता दिया नंबर, इसलिए नाम पढ़ने की जरूरत नहीं। 102 टिकट बीजेपी ने रिप्लेस किए हैं जी, जिसमें उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी खास कृपा है, और उन तमाम लोगों के जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया गया। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बुरी तरह से डरी हुई है। अच्छा। और इसलिए भी डरी हुई है कि मोदी साहब के भ्रष्टाचार की गारंटी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो जग जाहिर हुई है, अमिताभ जी और हमको, नवेद भाई को, हमारी कांग्रेस की बहन को, सबको पता चला है, जनता में ये अच्छी तरह से पहुंच गया है, ये मैसेज पहुंच गया है कि जो भ्रष्टाचार की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने दी, जनता बिल्कुल तौवानी, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तौवानी बैठी हुई है कि किस तरह से 2024 के इलेक्शन आए और इस भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को ठीक है। मैं फराज भाई के अभी किसी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, उनकी बात उन्होंने कही, उनको लगा होगा ऐसा, इसीलिए कहा उन्होंने। 4 जून को फिर दाएं बाएं भागने की अनुमति नहीं होगी। 4 जून को जनादेश आ जाएगा, पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी चल रही, किसकी नहीं चल रही, जनता किसके पीछे खड़ी है। तब ये गली में छुपने की कोशिश मत करना भाई, कोई देखो क्या कि पेड़ के पीछे छुप जाओ, ये मत करिएगा कि यहां 31% क्यों पड़ा, वहां 33% क्यों नहीं पड़ा, वहां रामलाल ने वोट क्यों डाला, वहां मांगू लाल को क्यों नहीं डालने दिया, ये सब मत करिएगा ना, माफ करिए ना। बड़ा दिल लेके बैठिएगा, या तो मिठाई खाइएगा, माफी मांगिएगा, ये थेथरा ही मत करिएगा 4 जून को ना। क्या अखिलेश जी ने ये कहा, मायावती जी वो बोली, फलान ने ये कहा, ढिकानी, सब कुछ नहीं ना। आप जीत जाए, आप कीजिए, आप हार जाएंगे, आप कटघरे में खड़े होंगे, इतनी सी बात है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं। खैर भैया, अनुभव चक जी, समाजवादी पार्टी को इस बात से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला गड़बड़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकट में फंस गई कि उसने टिकट चेंज कर दिए। हालांकि अखिलेश जी की पार्टी टिकट काट तो नहीं रही है, लेकिन रोज दैनिक आधार पर 2-3 चुनाव क्षेत्रों में टिकट बदल रही है। पहले पता लगा फराज कित भाई को दिया, फिर नावेद शिकोह को कर दिया, फिर नावेद शिकोह को छोड़कर सुधा मिश्रा को दे दिया, ऐसा जरूर कर रही तेजी के साथ। तो वहां से भी ये समझ में आ रहा है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। लेकिन आपके लिए वो घोषणा कर रहे हैं कि भाई भाजपा का मामला खराब है, इसीलिए इतने टिकट काटे जा रहे हैं। अनुभव चक, पार्टी के जो साथी हैं, अगर उनकी सोच ऐसी है तो उनकी सोच उनको मुबारक, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो जमीनी हकीकत देख रही है, उस आधार पे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो और अब 2024 जो होने जा रहा है, इन चुनावों में लगातार वोट करती जा रही है। जहां तक अभी बात हो रही थी मैनपुरी और आजमगढ़ की, बड़ी हंसी लग रही थी कि 2000 इसमें जो मैनपुरी का बाई इलेक्शन हुआ, इसमें जनता के वोट पड़ने नहीं दिए गए। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस होता है और उस अलायंस में वोट पड़ने से रोका नहीं जाता, तो मुलायम सिंह जी किस तरीके से बड़ा गिरते पड़ते जीतने पाए थे। और जब वोट पड़ने नहीं दिया जाता, उनके वोट रोके जाते हैं, तब लाखों वोट से जीत हो जाती है। ऐसा कहीं संभव है? वो भी मुलायम सिंह जी 90,000 से, अगर मैं सही याद कर पाऊं, जीत पाए थे, वो भी तब जब मायावती वहां रैली करने गई थी, वोट मांगने गई थी मुलायम सिंह जी। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, इस बार वोटों का अंतर लाखों का हो जाता है, तो क्या वोट रोके जाते हैं तो वोटों का अंतर बढ़ जाता है? अमिताभ जी, बड़ी हास्यास्पद बात। मतलब हमारे फेवर की अगर बात नहीं आई है तो किस तरीके से आंकड़ों से खेला जाता है, उसी में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगे रहते हैं। ये नहीं देख रहे कि जमीनी हकीकत क्या है, कहाँ हमसे कमी रह जा रही है और उस कमी को ढूंढ के उसको सुधार करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए बड़ा आवश्यक है कि विपक्ष का भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। दूसरी बात, जहां तक अभी टिकटों के बारे में हो रही थी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जिनको सिंबल दिया गया और सिंबल मिलने के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और इसी वजह से बार बार टिकट बदलने की नौबत आ रही है, कई जगहों पे आ रहा है। और तीसरी बात जो हमारी बहन ने अभी एक कही थी वरुण गांधी के संबंध में, अमिताभ जी, कानपुर के बारे में आप भी जानते हैं, जिस गले में अटकने की बात आप कर रहे थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। बद्री नारायण तिवारी जी जो स्वर्गीय हैं और तुलसी वाला वो भी चलाते थे, अभियान भी चलाते थे, वरिष्ठ हिंदूवादी नेता माने जाते थे और कांग्रेस के थे। 2006 में उनका टिकट मेयर के लिए हो जाता है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए नीरज चतुर्वेदी जी का टिकट हो जाता है।
उसका क्या विकट परिणाम हुआ था उन बस्तियों में जिनकी आप गले में फांस अटकने की बात कर रहे हैं। चारों तरफ नारा चला था, नीचे आई ऊपर भाई, जबकि उनका कोई स्टेटमेंट भी हाथ काटने जैसा नहीं था। तो ये सच्चाई है कि गले में जो अटकने की आप बात कर रहे थे वो जमीनी बात है, और वो पार्टी का नेतृत्व भी जानता है जिनसे जुड़ने की बात कर रहे थे अभी। जी,